हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। हिस्ट्री ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को भी हमने देखा। अब बारी है चंद्रयान 4 की। जी हां दोस्तों, इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने ये घोषणा कर दी है कि हम चंद्रयान 4 को लॉन्च करेंगे 2028 के आसपास। 2028 के आसपास कौन से दिन, ये देखिए तय नहीं है, लेकिन एक आकलन बताया गया है 2028। अब मान के चलिए कि 2029, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। कुछ देश तो ऐसे हैं जो पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि हम 2 साल बाद लॉन्च करेंगे, लेकिन होता है 8-9 साल बाद। ठीक है, तो फिर भी इस मामले में इसरो काफ़ी हद तक सक्षम है कि अपनी बातों पे वो जल्दी से अपने प्लान को कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों हेडलाइंस, इसरो चंद्रयान 4 ब्रिंग बैक टू मून रॉक्स एंड सॉयल अर्थ यूज डुअल रॉकेट सिस्टम। चलिए देखिए यहाँ पे मामला क्या है। अभी तक क्या था, हमने लैंडर को भेजा, रोवर को भेजा, सब भेजा हमने, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि बहुत बार ये बात होती है, बहुत बार ये चर्चा होती है कि रसिया का जो रॉकेट था वो जाता, वो सॉइल लेके आता, ये करता वो करता, जो कि क्रैश हो गया था। ठीक है, लेकिन जो चंद्रयान 4 होगा, इसे जब हम लॉन्च करेंगे तो ये चांद पे जाएगा। चांद पे जाने के बाद वहां से जो मिट्टी है, रॉक्स है, उनकी खुदाई करेगा और उनको वापस धरती तक लेके आएगा। और कब? 2028 में। मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे रसिया चाइना आपने देखा होगा वो क्या कर रहे हैं, 2034-2035 तक क्या करेंगे, अपना एक तरीके से वहां पे मतलब न्यूक्लियर प्लांट वहां पे रखेंगे, बनाएंगे। ठीक है, ये उनका प्लान है। नासा का जो प्लान है वो क्या है कि वो वहां पे कॉलोनी बसाएंगे। ठीक है, ऐसा सबका अपना एक प्लान है। लेकिन ये जो मिशन है दोस्तों, ये काफी हद तक इंडिया को बहुत बड़ा मौका देगा चांद पे कैप्चराइज के लिए। आप देखिए यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे रॉकेट भेजेंगे वो सिर्फ वहां पे जाने वाला नहीं है, सिर्फ घूमने वाला नहीं है, वहां पे जाएगा, रॉक्स, मिट्टी को लाएगा। यानी कि हमारे पास वो सारा डेटा होगा कि कैसे हम चांद पे जा सकते हैं, वहां पे उतर सकते हैं, वहां से चीजों को लेके री लॉन्च करके हम वापस आ सकते हैं। आप जरा कल्पना करिए कि एक कॉलोनी बसाने कहीं कुछ काम करने के लिए हमें वहां पे क्या चाहिए, हमारे पास ऐसी तकनीक होनी चाहिए जो वहां पे जाए, धरती से निकल के वहां जाए, उनके ऑर्बिट पे इंटर करे, उतरे, लैंड करे, और लैंड करने के बाद वहां से रीलॉन्च हो, वापस हमारे धरती पे आ जाए। यही चाहिए होता है और यही काम यहां पे आप देखेंगे चंद्रयान 4 करेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि इसरो के लिए ये सबसे बड़ा मिशन होगा और सबसे टफ मिशन होगा। ठीक है, क्योंकि अब तक का ये सबसे टफ मिशन होगा कि वहां पे जाना और वहां से वापस आना। आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहां पे अपोलो मिशन के बाद नासा ने भी अभी ऐसे रिजल्ट नहीं दे पाए हैं कि वहां पे जाएं, ये सारी चीजें कलेक्ट करें और वापस आ जाएं। तो ये इंडिया पहला होगा उस मिशन के बाद की अगर हम बात करें, जो वहां पे जाएगा, मिट्टियों को कलेक्ट करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा। हमारे पास एक ऐसा भी डाटा होगा जिससे हम कल को अगर ह्यूमन लैंडिंग भी कराना चाहें तो हम इन्हीं डाटा की वजह से हम करा सकते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये किया है, हमने मशीनों को वहां पे उतारा है, रिलॉन्च भी किया है। तो अगर इंडिया ये चाहेगा भी, आप कल्पना करिए चंद्रयान 4 के बाद इंडिया ये चाहेगा भी कि हम जैसा बड़े देश कर रहे हैं तो हम बहुत आसानी से और शायद उनसे पहले भी हम कर पाएं, क्योंकि उनका तो टारगेट ही है 2033-2035 तक का, और हमारा ये लॉन्च होगा 2028 में। फिर भी हमारे पास 5 से 6 साल का टाइम होगा। अब अगर देखेंगे जो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन में भी यही है। क्या है गगनयान मिशन में, हम क्या करेंगे, इंसानों को स्पेस भेजेंगे। तो इंसानों को स्पेस पे तो हमने भेज ही दिया है। ठीक है, हमारे पास एक डाटा भी है जो क्या करता है, चांद पे जाता है आता है। तो हमें जरूरत ही किस चीज की है, जरूरत है सिर्फ वहां पे जिस दिन कॉलोनी बनाना चाहेंगे हम वहां पे बना लेंगे। खैर वो तो बात हुई, लेकिन अब बात करते हैं चंद्रयान 4 की, आखिर ये कैसे काम करेगा, इसके बारे में भी हम यहां पे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि यहां पे जो चेयरमैन है उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है, इसके बारे में बता दिया है। यहां पे दोस्तों अगर चंद्रयान 4 की बात करें तो ये जो मिशन होगा, ये 2 रॉकेट्स, हैवी रॉकेट्स यहां पे जोड़े जाएंगे। पहले क्या था, हमने देखा था सिर्फ एक रॉकेट थे, लेकिन यहां पे 2 हैवी रॉकेट जोड़े जाएंगे। यहां पे अगर आप बात करें LVM-3 और PSLV, आपको पता है ये दोनों जो रॉकेट होते हैं काफी हैवी रॉकेट होते हैं और 3rd स्टेज के ये रॉकेट होते हैं, यानी ये 3 स्टेज में ये काम करते हैं। अब यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें LVM-3 की, ठीक है, तो यहां पे जैसा कि मैंने बताया 3rd स्टेज है, इसका पूरा जो नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। ठीक है, और यहां पे दूसरा है दोस्तों PSLV है, जिसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब यहां पे काम क्या होगा, अगर हमने 2 हैवी रॉकेट्स को ले लिया है, इनका काम क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मैं बताऊं, PSLV की बात करूं, इसका जो रेंज होता है 600 से लेकर 500 केजी के जो
मॉड्यूल होते हैं, इनको ये ऊपर लेके जाता है, स्पेस में छोड़ता है। कहां छोड़ता है? जियोसिंक्रोनस जो ऑर्बिट होता है वहां पे छोड़ता है। ये ऑर्बिट कौन सा होता है? ये ऑर्बिट ऐसा होता है जैसे मान लीजिए हमारी धरती है, आप सोचिए अगर यहां पे कोई सैटेलाइट छोड़ेंगे तो ये क्या होगा? एलिप्टिकल चक्कर लगाएगा। लेकिन जो पीएसएलवी जहां पे छोड़ता है वो ऐसा ऑर्बिट होता है जहां पे ये सर्कुलर ऑर्बिट होता है, वहीं पे छोड़ता है, ठीक है, वहां भी छोड़ेगा। उसके बाद काम शुरू हुआ किसका? LVM-3 का। जो LVM-3 होता है ये क्या करेगा? ये इसको आगे तक लेके जाएगा, री एंट्री कराएगा, ठीक है, चांद तक लेके जाएगा, चांद के ऑर्बिट में कराएगा, लूनार प्रोपल्शन कराएगा, चांद के अंदर तक लेके जाएगा। ये सारा काम यहां पे ये करेगा। अच्छा, इनकी खास बात दोस्तों क्या होती है? इनकी खास बात दोस्तों ये होती है कि ये जो काम करते हैं लिक्विड फ्यूल पे काम करते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है पूरी तरह लिक्विड फ्यूल में होता है, जिसकी वजह से इनकी कैपेसिटी काफी हाई होती है और काफी टाइम तक ये फ्यूल हमें दे सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली आप गैस भरेंगे, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये लिक्विड फ्यूल के काम करते हैं, जिसकी वजह से ये लंबे वक्त तक, ठीक है, धीरे धीरे खत्म होते हैं। इनकी पावर काफी ज्यादा होती है, इंजन पावर काफी इनकी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये काफी हद तक हमें यहां पर ये सपोर्ट करते हैं। लूना की अगर बात करें दोस्तों, लूना ने भी यही ट्राई किया था, रसिया ने यही ट्राई किया था कि इंडिया को हरा के चंद्रयान 3 में ये रेस हम जीत लेंगे, बड़ा बड़ा काम करेंगे, लेकिन तो क्रैश हो गया। अब वही काम इंडिया करेगा, लेकिन इंडिया करके ही दिखाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करेगा, किस तरीके से ये काम करेगा, उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। पीएसएलवी के बारे में मैंने बताया, पीएसएलवी क्या करता है? वो हमें स्पेस में लेके जाएगा, जियोसिंक्रोनस जो हमारे ऑर्बिट है वहां तक हमको लेके जाएगा, छोड़ देगा। उसके यहाँ पे LVM-3 का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अब उसके आगे का काम क्या है, किस प्रोसेस में काम करेगा? यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो मॉड्यूल है ये 5 मॉड्यूल में काम करेगा। अभी तक के जो थे वो 2 से 3 मॉड्यूल में काम करते, लेकिन ये 5 मॉड्यूल में काम करेगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे ये काम करेगा। मान लीजिए हमारी यहां पे धरती है और ये यहां पे हमारा चांद है, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने अपने ऑर्बिट यहां तक छोड़ दिया जहां पे लगभग 0 ग्रेविटी के आसपास होता है, जहां से इसको चांद में जाना होता है। यहां का काम कौन करेगा? प्रोपल्शन मॉड्यूल करेगा, जो क्या करेगा? डायरेक्शन देगा, जो हमारा मॉड्यूल होगा, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट होगा, उसको सही डायरेक्शन देगा और क्या करेगा? ऑर्बिट को चेंज करने में मदद करेगा ताकि ये चांद तक जा सके। चांद तक जब ये जाएगा तो यहां पे आप देखेंगे डिसेंडर मॉड्यूल होता है। ये मॉड्यूल क्या काम करेगा? यहां पे ऑर्बिट पहुंचा, इसकी स्पीड तेज है, ये स्पीड को कम करता है, ताकि क्या हो कि स्पीड जब कम होगी तो स्पीड जब कम होगा तो ये क्या होगा? ऑर्बिट को अपने घटाता जाएगा धीरे 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 और चांद के पास आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? ट्रांसफर मॉड्यूल होता है। ट्रांसफर मॉड्यूल क्या होता है? ट्रांसफर मॉड्यूल दोस्तों जैसे ये उतर गया, ठीक है, अब उतर रहा है, वहां भी ये मॉड्यूल काम आते हैं। और रीलॉन्चिंग में भी आप समझिए ट्रांसफर मॉड्यूल का बहुत बड़ा रोल है। ट्रांसफर मॉड्यूल और असेंडर मॉड्यूल मिलकर क्या करते हैं? चांद उतर गया, अब इसको अपोजिट काम करना है, अपोजिट फोर्स के काम करना है ताकि ये चांद से वापस ऊपर जाए। यही सबसे बड़ा टफ ये होता है, ठीक है। तो वहां से क्या करेगा? ये मॉड्यूल काम करेंगे और उसको वापस चांद से ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा के धरती तक लेके आएंगे। अब यहां पे सबसे बड़ी चीज होती है री एंट्री दोस्तों इन सब में सबसे टफ माना जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार ये रिसर्च मतलब आपने न्यूज में देखा होगा कि जो ISS होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पे क्या होता है? जो यात्री होते हैं वो कैप्सूल के थ्रू क्या होते हैं? धरती पे, जमीन पे उतर जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारी ग्रेविटी के अंदर है। लेकिन जब कोई स्पेस क्राफ्ट, कोई चीज हमारी ग्रेविटी के बाहर से हमारी ग्रेविटी में आता है, उस दौरान हमारी ग्रेविटी उसको खींचती है, बहुत तेजी से खींचती है। वहां पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी को बोलते हैं री एंट्री मॉड्यूल, यानी कि अपनी कक्षा में वापस आना, ठीक है। तो यहां पे इस मॉड्यूल का यूज होगा ताकि जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है वापस धरती पे आ सके, वापस हमारी कक्षा में आने के बाद रोटेट करते हुए हमारे समुद्र में जाके गिर जाए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो 5 मॉड्यूल यहाँ पे यूज किए जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी तकनीक यूज होगी? हो सकता है कुछ में एडवांस तकनीक यूज हो, ठीक है। उसके बारे में अभी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। अभी सिर्फ इसके बारे में हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट आया कि हम 2028 तक इसको लॉन्च करेंगे और इस तरीके से ये चीजें हैं। कंप्लीटली जानकारी अभी तक नहीं आई है और इसमें लगेगा वक्त, ठीक है। 2028 वैज्ञानिक कह रहे हैं, लेकिन अब मान चलिए 2029-30 तक भी ये जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत टफ मिशन यहां पे होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आप देखेंगे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। लेकिन हम उन्हीं कोर्सेज को मात्र 299 में इंडिया में लाए हैं, क्योंकि यही कोर्स बाहर 1,50,000 के बिकते हैं। और इससे क्या होता है? आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो 5 गुना बढ़ जाती है। यानी कि जो चीज आप 1 साल के अंदर अचीव करेंगे उसे आप 2 से 3 महीने के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।